नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे साथियों। मैं विकास शिक्षा ओशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास को मेगा सीरीज़ के माध्यम से पढ़ रहे थे और इसी मेगा सीरीज़ की अगर हम बात करें तो हमारी 7 क्लासेस हो चुकी है, यानी 7 वीडियो हमने इस मेगा सीरीज़ के तहत अपलोड कर दिए हैं। और आज की जो हमारी ये क्लास है, यह क्लास है 8वीं, और इस 8वीं क्लास में हम 20 और अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो सामान्यतः आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो मेरे साथियों, क्लास की शुरुआत करें उससे पहले जो मेरे नए साथी हैं जिन्होंने अभी तक शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे साथियों ज़रा शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के बगल में ही बेल आइकन का भी आइकॉन है, ज़रा उसको आप प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे शिक्षा ओशन पर कोई भी वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मेरे साथियों, शिक्षा ओशन का जो यूट्यूब चैनल है यह आपको यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक और जितनी भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की कंपटीशन की एग्ज़ाम होती हैं उन सभी परीक्षाओं की तैयारी करवाता है। इसलिए आप सभी लोग शिक्षा ओशन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़रूर बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और मेरे साथियों ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिएगा। मेरे साथियों, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल और ब्लॉग, इन सब की लिंक अवेलेबल करवा दी गई है। तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करने के लिए दी गई लिंक पर जाइए और फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। मेरे साथियों, इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो करने के लिए दी गई लिंक पर जाइए और हमारे शिक्षा ओशन के इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कीजिए। मेरे साथियों, टेलीग्राम चैनल जो वर्तमान में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाने के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो इसकी लिंक भी हमने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। तो आप उस लिंक पर जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे साथियों, ब्लॉग जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से प्राप्त होगी, तो शिक्षा ओशन के ब्लॉग पर ज़रूर विजिट कीजिएगा साथियों, जहां पर आपको सारी क्लासेस के पीडीएफ अवेलेबल करवाए जाते हैं। मेरे साथियों, चले मेरे साथियों, ज़रा हम बात कर रहे थे मध्यकालीन भारत के इतिहास की, जिसके तहत 7 क्लासेस अपलोड की जा चुकी हैं और आज की जो क्लास है यह 8वीं क्लास है। तो चलो क्लास की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप सबको आपका काम करना है, यानी आपका काम क्या है, वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को शेयर करना है। तो जल्दी से अपना काम कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए जी, ज़रा देखते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। मेरे साथियों, आज के सेशन का यह पहला क्वेश्चन है और इस पूरी मेगा सीरीज का प्रश्न क्रमांक है यह 141वां। प्रश्न क्रमांक 141वां हमसे कह रहा है कि जुझार सिंह बुंदेला ने किसके खिलाफ विद्रोह किया था। जुझार सिंह बुंदेला ने किसके खिलाफ विद्रोह किया था? तो ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है शाहजहां और ऑप्शन डी है औरंगजेब। तो मेरे साथियों, जुझार सिंह बुंदेला ने किसके खिलाफ विद्रोह किया था? मुगल एम्पायर में वह कौन सा बादशाह है? तो ऑप्शन ए अकबर के रूप में है, ऑप्शन बी जो है जहांगीर के रूप में है, ऑप्शन सी शाहजहां और ऑप्शन डी औरंगजेब के रूप में है। तो मेरे साथियों, आप सब लोग याद रखिएगा कि ये जुझार सिंह जो बुंदेला है ना, ठीक है, ये जुझार सिंह बुंदेला आपके राजा वीर सिंह बुंदेला के पुत्र थे। ठीक है, राजा वीर सिंह बुंदेला के पुत्र थे। ठीक है, और आपके एक मुगल एम्पायर है, मुगल एम्पायर के बादशाह हैं, उन बादशाह ने क्या करवाया कि जुझार सिंह बुंदेला के खिलाफ उन्होंने उनके राजमहल में तलाशी करवा दी। तो परिणाम स्वरूप जुझार सिंह बुंदेला को ये बात बहुत बुरी लगी, इसलिए जुझार सिंह बुंदेला ने आपके उन मुगल एम्पायर के बादशाह के खिलाफ विद्रोह कर दिया। ठीक है, फिर उसके पश्चात इस विद्रोह को दबा दिया गया। ठीक है, तो प्रश्न हमसे ये पूछा गया था कि जुझार सिंह बुंदेला ने किसके खिलाफ विद्रोह किया था? क्या वे अकबर हैं, या वे जहांगीर, या शाहजहां, या औरंगजेब? तो मेरे साथियों, बहुत सी बार जब ऐसा प्रश्न परीक्षा में आता है तो अधिकांश मात्रा में बच्चे औरंगजेब का चुनाव करते हैं, किंतु मेरे साथियों मैं आपको बता देता हूं कि औरंगजेब इसका राइट आंसर नहीं है। औरंगजेब के समय जुझार सिंह बुंदेला ने विद्रोह नहीं किया था। मेरे साथियों, जुझार सिंह बुंदेला ने शाहजहां के खिलाफ विद्रोह किया था। किसके खिलाफ? शाहजहां के खिलाफ विद्रोह किया था। तो प्रश्न क्रमांक 141 का राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, यानी शाहजहां। ठीक है मेरे साथियों,
चले जी, अब जरा अगले प्रश्न की चर्चा करें। प्रश्न क्रमांक 142, जरा देखते हैं प्रश्न क्रमांक 142 हमसे क्या पूछता है। प्रश्न क्रमांक 142 कि मुगल काल की सीमाएं किसके काल में चरमोत्कर्ष पर थी? मुगल काल की सीमाएं किसके काल में चरमोत्कर्ष पर थी? मेरे साथियों, बहुत अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो प्रश्न ये हमसे कहना चाहता है कि मुगल साम्राज्य की सीमाएं सबसे ज्यादा किस शासन काल में थी, यानी वह बादशाह कौन है जिस बादशाह के शासन काल के दौरान आपके मुगल साम्राज्य की सीमाएं सबसे ज्यादा थी। तो ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन सी है अकबर, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है औरंगजेब और ऑप्शन डी है हुमायूं। तो किसके शासन काल के दौरान आपके सीमाएं चरमोत्कर्ष पर थी? मेरे साथियों, जब ऐसा प्रश्न आया आपके सामने और ऑप्शन के रूप में कुछ मुगल एम्पायर के बादशाह हैं जैसे कि बाबर हैं, अकबर हैं, औरंगजेब हैं और हुमायूं हैं, ठीक है। तो देखिए, बाबर ने तो शुरुआत में आपके मुगल एम्पायर की नींव रखी। तो उन्होंने सबसे पहले तो जो मुगल साम्राज्य था, ठीक है, उस मुगल साम्राज्य को बनाने का प्रयास किया। तो स्वाभाविक सी बात है कि इन्होंने सीमाओं पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया होगा क्योंकि इतना सीमा विस्तार हुआ नहीं होगा। तो बाबर तो हो नहीं सकता, ठीक है। रहा आपके हुमायूं, ठीक है। तो हुमायूं की अगर अपन बात करें तो हुमायूं बाबर का पुत्र था, किंतु हुमायूं इतना शक्तिशाली नहीं था जितना बाबर था। तो हुमायूं ने शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में अनेकों युद्ध होते रहते थे जिसके परिणाम स्वरूप हुमायूं हार जाता था। तो हुमायूं भी इसका राइट आंसर नहीं हो सकता। अब बचे अकबर और औरंगजेब। मेरे साथियों, अकबर और औरंगजेब में अगर चुनाव करवाया जाता है, ठीक है, कि किसके शासनकाल में सीमाएं चरमोत्कर्ष पर थी, तो अधिकांश बच्चे इस अकबर यानी इन अकबर का चुनाव करेंगे और कहेंगे कि अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य की सीमाएं सबसे अधिक थी, ठीक है। किंतु मेरे साथियों, अकबर भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। राइट आंसर रहेगा औरंगजेब। कौन सा? औरंगजेब। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मेरे साथियों मुगल साम्राज्य की सीमा अपने चरमोत्कर्ष पर थी। तो प्रश्न क्रमांक 142 का राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, औरंगजेब। ठीक है मित्रों, चले साथियों अब जरा अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। प्रश्न क्रमांक 143 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 143 क्या कहता है? प्रश्न क्रमांक 143, सल्तनत काल और मुगल काल में बीजों, खेती आदि के लिए दिए जाने वाले ऋण को क्या कहा जाता था? यानी जब दिल्ली सल्तनत का काल था, ठीक है, दिल्ली सल्तनत के काल और मुगल काल यानी मुगल साम्राज्य के समय किसानों के लिए जो बीजों तथा खेती करने के लिए जो ऋण मिलता था, बीज खरीदने के लिए ऋण और आपके खेती करने के लिए ऋण मिलता था, उस ऋण को क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन ए है तकावी, ऑप्शन बी है खम्स, ऑप्शन सी है खराज और ऑप्शन डी है ज़कात। ठीक है मेरे साथियों, ये प्रश्न हमसे ये पूछ रहा है कि जब दिल्ली सल्तनत का शासन था और मुगल काल का शासन था, तब बीज और खेती पर जो किसान ऋण लेते थे उस ऋण को क्या कहते थे? क्या उसे तकावी कहते थे, या उसे कहते थे खम्स, या खराज कहा जाता था, या कहा जाता था ज़कात? तो जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर मुझे बताइए। क्या राइट आंसर ए वाला होगा, बी वाला, सी या डी? क्या राइट आंसर इसका हो सकता है? तो मेरे साथियों याद रखिएगा कि जो ऋण मिलता था बीजों और खेती के ऊपर, उस ऋण को कहा जाता था तकावी। क्या कहा जाता था साथियों? तकावी। सल्तनत काल और मुगल काल में खेती करने के लिए ऋण तथा बीजों को खरीदने के लिए जो ऋण मिलता था उस ऋण को कहते थे तकावी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चले जरा साथियों, जरा अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। प्रश्न क्रमांक 144। आप सभी लोग प्रयास करिएगा इस प्रश्न का उत्तर देने का। प्रश्न क्रमांक 144 क्या कहता है कि मुगल काल में अमल गुजार किस क्षेत्र से था? ठीक है, मुगल काल में अमल गुजार जो है, पद जो है या अधिकारी जो है, ठीक है, यह अधिकारी किस क्षेत्र का अधिकारी था? क्या कानून व्यवस्था का अधिकारी अमल गुजार कहलाता था,
या न्याय व्यवस्था का अधिकारी अमल गुजार कहलाता था, या राजस्व का जो अधिकारी होता है वह अमल गुजार कहलाता था, या सेना का जो अधिकारी होगा वह अमल गुजार होगा। तो प्रश्न साथियों यही है कि जब मुगल काल था तब मुगल काल के समय यानी मुगल साम्राज्य के समय एक अधिकारी का नाम था अमल गुजार। अब ये जो अमल गुजार जो अधिकारी है, ठीक है, यह अधिकारी किस क्षेत्र का अधिकारी है? तो ऑप्शन ए में हमें कानून व्यवस्था के बारे में पूछा गया है, ऑप्शन बी में न्याय व्यवस्था, ऑप्शन सी में राजस्व व्यवस्था और ऑप्शन डी में सेना। तो मेरे साथियों आप सभी लोग याद रखिएगा कि जो अमल गुजार जो है, ठीक है, यह अधिकारी आपके राजस्व व्यवस्था का अधिकारी होता था। ठीक है, राजस्व का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र का जो अधिकारी होता था उस अधिकारी को अमल गुजार कहा जाता है। तो प्रश्न क्रमांक 144 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों सी वाला राजस्व। ठीक है, याद रखिएगा, ऐसी चीजें आप लोगों को याद भी रखनी है। बहुत अच्छे प्रश्न चल रहे हैं और जब भी आप परीक्षा में जब परीक्षा में आप बैठेंगे और आपके सामने जब ऐसे प्रश्न आएंगे तो यही मेगा सीरीज आपको याद आने वाली है और यहीं पर आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो यही प्रैक्टिस आपके वहां पर मदद करने वाली है। इसलिए आप सभी लोग ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को समझिएगा और क्वेश्चन का आंसर जब मैं लगाता हूं, जब मैं उसके पीछे की बात बताता हूं तो उस बात को भी आप ध्यानपूर्वक सुना कीजिए। तो प्रश्न क्रमांक 144 का राइट आंसर हो जाएगा सी वाला राजस्व। ठीक है मित्रों, चले जी अब जरा अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। प्रश्न क्रमांक 145। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 145 क्या कहता है। मेरे साथियों प्रश्न क्रमांक 145 का उत्तर आप सभी लोग ही बताएंगे। प्रश्न क्रमांक 145 क्या कहता है कि किस राजा ने तंबाकू पर रोक लगा दी थी? किस राजा ने तंबाकू पर रोक लगा दी थी? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी औरंगजेब और ऑप्शन डी शाहजहां। तो मेरे साथियों प्रश्न हमसे यही पूछा जा रहा है कि मुगल साम्राज्य का वह कौन सा बादशाह था जिस बादशाह ने तंबाकू पर रोक लगा दी थी? तो ऑप्शन ए के रूप में अकबर, ऑप्शन बी के रूप में जहांगीर, ऑप्शन सी के रूप में औरंगजेब और ऑप्शन डी के रूप में शाहजहां। तो जल्दी से आप सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि बताइए कि तंबाकू पर रोक किसके द्वारा लगाई गई थी? क्या वह मुगल बादशाह अकबर था, या मुगल बादशाह जहांगीर, या मुगल बादशाह औरंगजेब, या मुगल बादशाह शाहजहां? कौन था जिसने तंबाकू पर रोक लगा दी थी? तो मेरे साथियों आप लोग याद रखिएगा कि तंबाकू के ऊपर रोक लगाने का जो फैसला था यह फैसला सुनाया गया था आपके जहांगीर के द्वारा। ठीक है, यानी जहांगीर ने अपने शासनकाल के दौरान तंबाकू के ऊपर क्या लगा दी थी? रोक लगा दी थी। तो प्रश्न क्रमांक 145 का राइट आंसर सीधा सीधा उत्तर आपका होगा बी वाला जहांगीर। ठीक है मेरे साथियों, चले मित्रों अब जरा अगले प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या पूछता है मेरे साथियों? प्रश्न क्रमांक 146। प्रश्न क्रमांक 146, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना किस काल में की? आप सबको ज्ञात है साथियों कि मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। पद्मावत एक पुस्तक है जिसमें रानी पद्मिनी के सौंदर्यता के बारे में वर्णन है, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में वर्णन है, चित्तौड़ के बारे में वर्णन है। ठीक है, वही मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावती की रचना किसके काल में की थी? तो ऑप्शन ए है शेर शाह सूरी, ऑप्शन बी है बाबर, ऑप्शन सी है अकबर और ऑप्शन डी है हुमायूं। मेरे साथियों आप लोग याद रखिएगा कि मलिक मोहम्मद जायसी जो है जिसने पद्मावत की रचना की थी, इसने यह रचना आपके शेर शाह सूरी, कौन साथियों? शेर शाह सूरी के शासनकाल के दौरान इन्होंने इस पद्मावत की रचना की थी। तो प्रश्न क्रमांक 146 का राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। आइए साथियों जरा अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे और इस अगले प्रश्न का उत्तर भी आप लोग ही देंगे। तो प्रश्न क्रमांक 147 हमसे क्या पूछ रहा है कि शास्त्रीय संगीत की सबसे ज्यादा पुस्तकें किसके समय लिखी गई? शास्त्रीय संगीत की सबसे ज्यादा पुस्तकें किसके
शासन के समय लिखी गई थी? तो ऑप्शन ए है अकबर के शासन के समय, ऑप्शन बी है शाहजहां के शासन के समय, या ऑप्शन सी है शाह आलम के शासन के समय, या ऑप्शन डी है साथियों औरंगजेब के शासन के समय। तो किस शासक के शासन के समय आपके सबसे ज़्यादा शास्त्रीय संगीत की पुस्तक लिखी गई थी? ठीक है, आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है, तो जल्दी से आप सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा मित्रों। मेरे साथियों, मैं आपको एक बात बता देता हूं कि रात को 10 बजे हम लाइव रहते हैं, आधुनिक भारत के इतिहास को हम लाइव क्लास में पढ़ते हैं, और इस आधुनिक भारत के इतिहास के लाइव क्लास में हम पढ़ रहे हैं क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण, जो कल की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने इंट्रोडक्शन के माध्यम से समझा था। तो आज की क्लास जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है, तो आप सभी लोग समय पर उपस्थित होकर उस क्लास को लीजिएगा। और आज से ही मेरे साथियों हमने शाम को 7 बजे करंट अफेयर्स की भी क्लास शुरू की है। ठीक है, ऐसा करंट अफेयर्स जो आपके परीक्षा में सामान्यतः पूछा जाता है। तो हमने करंट अफेयर्स की क्लास शाम को 7 बजे शुरू कर दी है, तो आप सभी लोग शाम की 7 बजे की भी क्लास ज्वाइन कीजिए, जिसमें मैं लाइव आपको करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ, और इस पूरे करंट अफेयर्स का PDF हम आप लोगों को अवेलेबल करवाएंगे। ठीक है साथियों, चले जी, अब जरा प्रश्न क्रमांक 147 की बात कर रहे थे हम कि शास्त्रीय संगीत की सबसे ज्यादा पुस्तकें किसके शासन में लिखी गई। तो आपको मैं बता दूं कि सबसे ज्यादा शास्त्रीय संगीत की पुस्तकें उस मुगल साम्राज्य के बादशाह के शासनकाल में लिखी गई, जिसको संगीत से यानी उसने अपने शासनकाल के दौरान राज्य में संगीत के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था, जबकि वह बहुत अच्छा वीणा वादक था। ठीक है, वो बहुत अच्छा वीणा को बजाता था वह मुगल बादशाह, किंतु उसने अपने राज्य में आपके संगीत के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक, तो अब वो कौन है मेरे साथियों? वो है औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब के समय ही आपके सबसे ज्यादा शास्त्रीय संगीत की पुस्तकें लिखी गई थी। तो प्रश्न क्रमांक 147 का राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, औरंगजेब। ठीक है मित्रों, चले साथियों, अब जरा अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। प्रश्न क्रमांक 148, जरा देखते हैं साथियों कि प्रश्न क्रमांक 148 क्या कहता है। प्रश्न क्रमांक 148 कह रहा है साथियों कि हुमायूं नामा की रचना किसने की? हुमायूं नामा जो है उसकी रचना किसके द्वारा हुई? तो ऑप्शन ए है हुमायूं के द्वारा, ऑप्शन बी है अकबर के द्वारा, ऑप्शन सी है गुलबदन बेगम के द्वारा, या ऑप्शन डी है अबुल फजल के द्वारा। किसने हुमायूं नामा की रचना की थी? तो मेरे साथियों याद रखिएगा, हुमायूं नामा में पूर्ण रूप से हुमायूं के चरित्र को बताया गया है, हुमायूं की जीवनी को यहां पर लिखा गया है, जिसका नाम है हुमायूं नामा। रही बात हुमायूं की, तो हुमायूं ने स्वयं का जीवनी नहीं लिखी, तो हुमायूं तो इसका राइट आंसर नहीं हो सकता। अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़ था, तो वो तो आपके लिख नहीं सकता। अबुल फजल ने भी आपके हुमायूं नामा को नहीं लिखा। अब बचा गुलबदन बेगम। मेरे साथियों, गुलबदन बेगम जो है यह हुमायूं की बीवी है, पत्नी है, और गुलबदन बेगम ने ही आपके अपने पति यानी हुमायूं की जीवनी यानी हुमायूं नामा की रचना की थी। तो प्रश्न क्रमांक 148 का राइट आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम। तो याद रखिएगा, हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम के द्वारा की गई थी। तो प्रश्न क्रमांक 148 का सही उत्तर हो जाएगा सी वाला मेरे साथियों। चले जे अब जरा अगला प्रश्न आप लोगों का इंतजार कर रहा है, जरा देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगले प्रश्न पर चलने से पहले मेरे साथियों, अगर अभी तक भी आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया तो यार लाइक तो कर दो, और लाइक करने के बाद जब क्लास खत्म हो जाए ना, क्लास को शेयर भी कर देना। और जो मेरे नए साथी हैं जो क्लास को देख रहे हैं, ठीक है, मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि आप हमारे परिवार का सदस्य बनिए। परिवार के सदस्य बनने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि हमें पता चल जाए कि दरवाजे पर कोई खड़ा है, दरवाजा खोलकर हम आपको हमारे परिवार में शामिल कर सकें। ठीक है, तो चलो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न क्रमांक 149 149 कहता है कि शिवाजी के राज्य में राज्य का संपूर्ण प्रशासन
कौन देखता था? शिवाजी के राज्य में राज्य का संपूर्ण प्रशासन कौन देखता था? जो प्रशासन होता है वह प्रशासन कौन देखता था? तो ऑप्शन ए है पेशवा, ऑप्शन बी है अमात्य, ऑप्शन सी है न्यायाधीश और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि शिवाजी के शासनकाल के दौरान आपके जब शासन चल रहा था शिवाजी का, तो उनके पूरे प्रशासन को देखने का कार्यभार शिवाजी ने पेशवा को दिया था। शुरुआत में पेशवा सिर्फ और सिर्फ प्रशासनिक जितनी भी आपके एक्टिविटीज़ होती हैं उन एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करवाता था, यानी सिर्फ एक प्रशासनिक अधिकारी था। सारी शक्तियां अभी शिवाजी के पास थी, किंतु शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उसके पश्चात आपकी सारी पावर पेशवा के अंतर्गत आ गई और मराठा में जो राजा रहता था वो राजा नाममात्र हो गया। शुरुआत में राजा संपूर्ण था, किंतु आगे चलकर राजा नाममात्र हो गया और सारी शक्तियां किसके पास चली गई? पेशवा के पास। तो प्रशासन देखने का कार्य करता था पेशवा। तो 149 का राइट आंसर हो जाएगा ए वाला पेशवा। चलिए साथियों, अब जरा देखते हैं प्रश्न क्रमांक 150 क्या कहता है, क्या पूछ रहा है हम लोगों से। प्रश्न क्रमांक 150, पुरंदर की संधि मराठा और मुगलों के बीच हुई, यह हमें जानकारी मिल रही है। ठीक है, कि पुरंदर की जो संधि है यह संधि मराठा और मुगलों के बीच में हुई थी। इसमें मुगलों की तरफ से किसने संधि की? यानी मराठा और मुगलों के बीच में पुरंदर की संधि हुई थी। ठीक है, तो अब इस संधि के तहत मुगलों की तरफ से किसने यह संधि की थी? तो ऑप्शन ए है जयसिंह प्रथम, ऑप्शन बी है जयसिंह द्वितीय, ऑप्शन डी है अमर सिंह और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे साथियों मैं आपको बता दूं कि ये जो पुरंदर की जो संधि है ना, यह पुरंदर की संधि आपके मराठा की ओर से शिवाजी ने की थी और मुगलों की ओर से यह संधि की गई थी आपके जयसिंह प्रथम के द्वारा। ठीक है, और लगभग 1665 में आपके यह संधि हुई थी। कौन सी? पुरंदर की संधि। ठीक है, और इस पुरंदर की संधि के तहत आपके जो शिवाजी हैं, इन शिवाजी को कई किले मुगलों को देने पड़े थे। इस संधि के तहत शिवाजी ने बहुत सारे जो किले थे, कई किले, उन किलों को किसको दे दिया? मुगलों को दे दिया था। तो प्रश्न क्रमांक 125 का राइट आंसर हो जाएगा ए वाला जयसिंह प्रथम। ठीक है मित्रों, चले तो अगले प्रश्न पर चले। अगला प्रश्न क्या कहता है जरा उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 151, बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे साथियों, प्रश्न क्रमांक 151। आइए जानते हैं क्या कहता है प्रश्न क्रमांक 151। मेरे साथियों प्रश्न क्रमांक 151 यह कहता है कि रामायण का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किसने किया? मेरे प्यारे साथियों मैं कह रहा हूं कि आपको एसएससी में ये बहुत सी बार प्रश्न पूछा गया है, बहुत सी बार पूछा गया है मित्रों। ठीक है, कि जो रामायण है वो जो संस्कृत में लिखी गई थी, तो उस संस्कृत को फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? तो ऑप्शन ए है मेरे साथियों मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी, ऑप्शन बी है हाजी इब्राहिम सरहिंदी, ऑप्शन सी है अबुल फजल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे साथियों किस व्यक्ति ने आपके रामायण का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया? तो चलो जल्दी से आप सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। अब मुझे पता है मेरे साथियों कि अधिकांश बच्चे अबुल फजल का चुनाव करेंगे। ठीक है, उनका मानना ये रहेगा कि रामायण का जो संस्कृत वर्जन है उस संस्कृत को फारसी में अनुवाद करने का श्रेय अबुल फजल को जाता है, किंतु मेरे साथियों मैं आपको बता दूं अबुल फजल आपके गलत उत्तर है। अबुल फजल ने रामायण का संस्कृत से फारसी में अनुवाद नहीं किया था। तो अब प्रश्न ये है कि किसने किया था? तो साथियों वे हैं मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी। मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी आपके वह व्यक्ति हैं जिन्होंने रामायण का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया था। यानी प्रश्न क्रमांक 151 का राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। ठीक है मित्रों, आइए साथियों जरा अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। प्रश्न क्रमांक 152 जरा देखते हैं प्रश्न क्रमांक 152 क्या कहता है। प्रश्न क्रमांक 152 कहता है कि अकबर के
दरबार में हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने किसका संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया था? अकबर के दरबार में एक और महान व्यक्ति रहता था, ठीक है, एक व्यक्ति रहते थे, नाम है उनका हाजी इब्राहिम सरहिंदी। इन्होंने किस संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद फारसी में किया? तो ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी है यजुर्वेद, ऑप्शन सी है सामवेद और ऑप्शन डी है अथर्ववेद। तो मेरे साथियों बहुत अच्छा प्रश्न है, टू द पॉइंट क्वेश्चन है। तो मैं इसका उत्तर आप लोगों को बता दूं कि हाजी इब्राहिम जो सरहिंदी हैं, इन्होंने आपके अथर्ववेद जो है, इस अथर्ववेद का अनुवाद जो कि संस्कृत में लिखा गया है उसका अनुवाद फारसी में किया था। यानी हाजी इब्राहिम सरहिंदी को संस्कृत बहुत अच्छे से आती थी। जो संस्कृत में जो चीज़ लिखी हुई है ये समझ पाते थे, पढ़ पाते थे, ठीक है। फिर उसके पश्चात जो चीज़ लिखी हुई है उसको ये फारसी में लिख देते थे। जो लोग संस्कृत नहीं जानते थे, जो फारसी जानते थे, वो फारसी में पढ़कर इस पूरे वेद को समझ लेते थे, ठीक है साथियों। तो प्रश्न क्रमांक 152 का राइट आंसर हो जाएगा डी वाला अथर्ववेद। चलिए जी मित्रों, अब जरा अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे, प्रश्न क्रमांक 153। आइए जानते हैं प्रश्न क्रमांक 153 क्या कहता है। मेरे साथियों प्रश्न क्रमांक 153, लाल किले में मोती मस्जिद किसने बनवाई थी? हमसे क्या पूछ रहा है कि भैया लाल किला जो है, ठीक है, उस लाल किले के अंदर जो मौजूद मोती मस्जिद है, ठीक है, इस मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है औरंगजेब और ऑप्शन डी है शाहजहां, ठीक है। तो किसने मोती मस्जिद का निर्माण लाल किले के अंतर्गत करवाया था? तो मेरे साथियों आप सभी लोग याद रखिएगा कि लाल किले के अंदर जो मोती मस्जिद है, इस मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? औरंगजेब ने करवाया था। कौन है वो? औरंगजेब। औरंगजेब के द्वारा लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। तो प्रश्न क्रमांक 153 का राइट आंसर हो जाएगा सी वाला औरंगजेब, ठीक है मित्रों। चलिए जी, अब जरा अगले प्रश्न पर चलेंगे और अगला प्रश्न बहुत आसान प्रश्न है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर दे देंगे। प्रश्न क्रमांक 154 कहता है कि इबादत खाना किसके लिए बनाया गया था? इबादत खाना किसके लिए बनाया गया था? तो ऑप्शन ए है धर्मों की चर्चा के लिए, ऑप्शन बी है राज्य की चर्चा के लिए, ऑप्शन सी है लोगों से बातचीत करने के लिए और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इबादत खाना जो है, इस इबादत खाने का निर्माण क्यों करवाया था? क्या उद्देश्य था इस इबादत खाने के निर्माण के पीछे? तो ऑप्शन ए धर्मों की चर्चा के लिए, ऑप्शन बी राज्य की चर्चा के लिए और ऑप्शन सी लोगों से बातचीत करने के लिए, या डी इनमें से कोई नहीं। तो चलो जल्दी से तुरंत आप सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। मेरे साथियों याद रखिएगा, रात को 10 बजे लाइव क्लास रहती है आधुनिक भारत के इतिहास की। जरा आधुनिक भारत के इतिहास की लाइव क्लास आप सभी लोग लीजिएगा। और हमने 7 बजे शाम को 7 बजे करंट अफेयर्स की लाइव एक न्यू क्लास शुरू की है, आप उसको भी ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। इबादत खाना किसके लिए बनवाया गया था? तो साथियों राइट आंसर इसका धर्मों की चर्चा के लिए है। मेरे साथियों बात कुछ ऐसी है कि इबादत खाने का निर्माण अकबर ने करवाया था, ठीक है। और अकबर क्या करता था कि विभिन्न धर्मों के जो विद्वान होते थे, ठीक है, उन विद्वानों के साथ बैठकर इस इबादत खाने में धर्म के ऊपर चर्चा करता था, ठीक है। इबादत खाने में बैठकर धर्मों के ऊपर क्या करता था? वह चर्चा करता था, ठीक है। तो इस इबादत खाने का निर्माण किसके लिए किया गया था? धर्मों की चर्चा के लिए, ठीक है मित्रों। चलिए आइए साथियों जरा अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे, प्रश्न क्रमांक 155। देखते हैं जरा प्रश्न क्रमांक 155 क्या कहता है। प्रश्न क्रमांक 155 कहता है कि किसने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद करवा दिया था? किस मुगल बादशाह ने सिक्कों पर जो कलमा होता है उस कलमा को खुदवाना बंद करवा दिया? तो ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है शाहजहां और ऑप्शन डी है
औरंगजेब। तो मेरे साथियों टू द पॉइंट क्वेश्चन है और इसका टू द पॉइंट राइट आंसर मैं आपको बता देता हूं कि सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद करवाया था आपके औरंगजेब ने। मुगल बादशाह औरंगजेब ने सिक्कों के ऊपर कलमा खुदवाना बंद करवा दिया और सिक्कों को सामान्य यानी नॉर्मल तरीके से ही बाजार में उतारना इसने शुरू करवाया था। तो प्रश्न क्रमांक 155 का राइट आंसर हो जाएगा डी वाला औरंगजेब। आइए साथियों जरा अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। प्रश्न क्रमांक 156 देखते हैं प्रश्न क्रमांक 156 क्या कहता है। प्रश्न क्रमांक 156 किस युद्ध से शेरशाह सूरी को अपना सूरी साम्राज्य स्थापित करने में मदद मिली, यानी वह कौन सा युद्ध था जो युद्ध आपके एक परिणाम युद्ध रहा और इस युद्ध के होने से जो शेरशाह सूरी था इस शेरशाह सूरी को अपना सूरी साम्राज्य स्थापित करने में मदद मिली थी। ठीक है, यानी वो कौन सा निर्णायक युद्ध था। तो ऑप्शन ए है चौसा का युद्ध, ऑप्शन बी है कन्नौज का युद्ध, ऑप्शन सी है बीलग्राम का युद्ध और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे साथियों मैं आपको बता दूं कि शेरशाह सूरी उस वक्त शेरशाह सूरी और मुगल बादशाह हुमायूं इन दोनों के बीच में आपके सर्वोच्चता को लेकर प्रतिस्पर्धा थी। ठीक है, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में आपके शासन की स्थापना तथा साम्राज्य की स्थापना को लेकर दोनों के अंदर प्रतिस्पर्धा थी और इसी के तहत शेरशाह सूरी और आपके हुमायूं इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ और परिणाम स्वरूप हुमायूं हार गया और वह हुमायूं ठीक है वापस चला गया, यानी वह भटकता रहा इधर उधर कई वर्षों तक और तब तक नहीं आया जब तक कि शेरशाह सूरी की मृत्यु नहीं हो गई थी। ठीक है, तो वो जो युद्ध था साथियों वह युद्ध था चौसा का युद्ध। कौन सा युद्ध? चौसा का युद्ध। ठीक है, चौसा का युद्ध, इस युद्ध के तहत आपके सूरी यानी शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था जिसमें शेरशाह सूरी जीता था और हुमायूं हार गया था। ठीक है साथियों, तो प्रश्न क्रमांक 156 का राइट आंसर हो जाएगा ए वाला चौसा का युद्ध। चलिए साथियों जरा अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न क्रमांक 157 कुषाणों के बाद काबुल और कंधार किस भारतीय राजा ने जीता? यानी कुषाण जो थे, ठीक है, कनिष्क याद आया होगा आप लोगों को, कुषाणों का साम्राज्य आपके काबुल और कंधार तक था। ठीक है, काबुल और कंधार तक आपके कुषाणों का साम्राज्य था। तब जब कुषाण चले गए यानी कुषाणों का अंत हो गया और प्राचीन से मिडेवल भारत आ गया, तो उस दौरान आपके किस भारतीय राजा ने फिर से काबुल और कांधार को जीता था? तो ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है औरंगजेब और ऑप्शन डी है हुमायूं। तो मेरे साथियों आप सभी लोग याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा बाबर। ठीक है, बाबर ने काबुल और कांधार को जीता था कुषाणों के बाद। चले मित्रों अब जरा अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। प्रश्न क्रमांक 158 क्या कहता है? प्रश्न क्रमांक 158 राजा ढोडरमल शुरुआत में किसके मंत्री थे? आप सभी जानते हैं साथियों कि अकबर के 9 रत्न में शामिल एक व्यक्ति थे राजा ढोडरमल। ठीक है, और राजा ढोडरमल जो थे यह अकबर के वित्त मंत्री भी कहलाते थे। ठीक है, तो ये राजा ढोडरमल अकबर से पहले किसके मंत्री थे? तो ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है शेरशाह सूरी, ऑप्शन सी है जहांगीर और ऑप्शन डी है औरंगजेब। तो मेरे साथियों याद रखिएगा कि राजा ढोडरमल आपके अकबर से पहले शेरशाह सूरी के मंत्री रह चुके थे। तो प्रश्न क्रमांक 158 का राइट आंसर हो जाएगा बी वाला शेरशाह सूरी। चले जी साथियों अब जरा अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 159 बहुत अच्छा प्रश्न है, टू द पॉइंट क्वेश्चन है कि शेरशाह सूरी ने किसके सिक्के चलवाए थे? ठीक है, शेरशाह सूरी के द्वारा कौन से सिक्के चलवाए गए थे? तो ऑप्शन ए सोने और चांदी, ऑप्शन बी है सोने और तांबे, ऑप्शन सी है तांबे और चांदी और ऑप्शन डी है सोना चांदी और तांबा, तीनों। तो मेरे साथियों मैं आपको बता देता हूं कि सूरी साम्राज्य के महानतम सम्राट शेरशाह सूरी ने सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के तथा तांबे के सिक्के, तीनों सिक्के आपके इनके द्वारा जारी करवाए गए थे। तो इस आधार पर प्रश्न क्रमांक 159 का राइट आंसर हो जाएगा डी वाला सोने चांदी और तांबे के
तीनों सिक्के। ठीक है मेरे साथियों, चले जी अब चर्चा करते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं कि आज की क्लास का आखिरी प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न क्रमांक 160, अंग्रेजों के समय प्रयोग की जाने वाली रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई थी? यानी जो अंग्रेजों ने जो रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की थी, कर के आधार पर रैयतवाड़ी, ऐसी ही व्यवस्था किस राजा ने पहले शुरू कर चुका था? तो ऑप्शन ए है शेरशाह सूरी, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है औरंगजेब, ऑप्शन डी है जहांगीर। तो मेरे साथियों आप लोग याद रखिएगा कि जो रैयतवाड़ी व्यवस्था अंग्रेजों ने शुरू की थी, उससे पहले यह व्यवस्था आपके शेरशाह सूरी के द्वारा शुरू की जा चुकी थी। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था कर को एकत्र करने की एक व्यवस्था है। ठीक है, वैसे जब आधुनिक भारत का इतिहास हम पढ़ रहे हैं लाइव, तो उसमें हम अच्छी तरीके से समझेंगे कि रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या होती थी। ठीक है साथियों, तो प्रश्न क्रमांक 160 का राइट आंसर हो जाएगा ए वाला शेरशाह सूरी। तो इस प्रकार मेरे साथियों आपने आज की क्लास में 20 और प्रश्नों का अध्ययन कर लिया है और इस पूरी मेगा सीरीज को पहुंचा दिया है प्रश्न क्रमांक 160 पर। तो मेरे साथियों आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कीजिएगा। जिन साथियों ने अभी तक शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रा साथियों शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो मेरे साथियों अब मुलाकात करते हैं रात को 10 बजे आधुनिक भारत के इतिहास की लाइव क्लास में। इतने में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।